हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थेल्स प्रमेय। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे आप अगर किताब में ढूंढना चाहें तो क्लास 10 का मैथ प्रमेय 6.1 के नाम से मिल जाएगा, यानी अध्याय 6। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। उसमें अगर सबसे पहला अगर कोई प्रमेय है तो वही है थेल्स प्रमेय। और आज हम लोग बात करने वाले हैं थेल्स प्रमेय की। तो थेल्स का प्रमेय कहता क्या है और उसमें क्या हमें प्रूफ करना है, और ये एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं और ये कितना नंबर में पूछा जाएगा। ये इस बार जो 2025 और 2026 में एग्जाम होने वाला है, यानी 2025-26 में, उसमें 47 नंबर से 52 नंबर तक का उसमें 5 नंबरिया सवाल होगा, यानी 47, 48, 49, 50, 51, 52 6 सवाल होंगे। उसमें से 4 सवाल का आंसर देना है। उसमें से बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन ये यानी ये थेल्स प्रमेय रह सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये थेल्स का प्रमेय कहता क्या है। तो यहां हम पूरा उस प्रमेय को लिख के रखे हैं ताकि समय कम लगे, यानी समय जाया न जाए। यहां लिखा हुआ प्रमेय 6.1, यानी थेल्स प्रमेय को ही 6.1 प्रमेय कहते हैं। या तो पूरा यहां जो परिभाषा लिखा हुआ है उस परिभाषा को भी आप देख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी थेल्स का प्रमेय कहता है कि पहले आप एक त्रिभुज बनाइए। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। इस सवाल के अनुसार मान लिया जाए ये कोई त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे अभी फिलहाल हम यहां लिखते हैं ABC। जरूरी नहीं है कि ABC लिखना है। यहां सिर्फ सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए, यानी एक त्रिभुज बनाइए। जैसे यहां देख पा रहा हूं, यदि किसी त्रिभुज की, तो ये कोई त्रिभुज है, इसमें हम अपने से ABC लिख दिए हैं। जरूरी नहीं है कि हमें ABC लिखना एकदम अनिवार्य है, चाहे तो हम PQR भी लिख सकते थे। तो चलिए हम ABC लिख दिए। आगे कहता है कि एक भुजा के समांतर, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, जैसे इससे पहले हम लोग जान चुके हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और 3 कोण भी होता है। तो इसमें से कह रहा है कि एक भुजा के समांतर, यानी त्रिभुज में जो 3 भुजाएं हैं, यानी A से B तक एक भुजा है, B से C तक एक भुजा है और A से C तक एक भुजा है। यानी इस त्रिभुज में, यानी किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, उसी तरह ये भी एक त्रिभुज है तो इसमें भी 3 भुजाएं हैं। तो कह रहा है इन 3 भुजाओं में से किसी एक भुजा के समांतर, सवाल क्या कहता है कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, जैसे मान लिया जाए ये BC के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती। मान लिया जाए एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम इस तरह से मिला दें तो ये जो BC है, BC को ये वाला रेखा क्या कर रहा है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से समांतर है। अब यहां और यहां हम अपने से नाम D और इस जगह पे E लिख देते हैं। अब इसका मतलब ये जो BC है, BC के समांतर क्या हो गया, D, जो E और D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहां तक समझ में आ गया। आगे कहता है दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी दो बिंदुओं को अलग अलग जगह पर प्रतिच्छेद करती है। अगला कह रहा है रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी सवाल कहना चाहता है कि अगर ये दोनों, यानी D समांतर BC है, तो सीधा हमें यह करना है कि AD बटा BD, यानी इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना क्या होगा, वही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसमें हमें और कुछ काम करना है, उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया है ABCD एक त्रिभुज है। लिखेंगे हल में, पहले हम लिख देते हैं ये हल में दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें ये त्रिभुज का चिन्ह दिए हैं, मतलब त्रिभुज लिख दिए हैं। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समांतर, यानी इसके समांतर ये BC समांतर DE है। इतना हमें लिखना है। उसके बाद यहां से इस पर एक लंब डालना है और D से एक लंब डालना है, उसको रचना में लिखेंगे। जैसे हम D को यहां से मिला दिए और यहां 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री होगा। अब E से यहां एक लंब डालेंगे, इधर भी 90 डिग्री होगा,
इधर भी 90 डिग्री होगा। इसका नाम चलिए हम m लिखते हैं और इसका नाम n लिख देते हैं। अब ये जो d है, d को c के साथ मिला देना इस तरह से डॉट डॉट में, और e को b के साथ, यानी b को e के साथ मिला देना इस तरह से। अब ये फाइनल आकृति बन गया। अब इसमें हमें रचना में लिखना है कि d को n से तथा e को m से मिलाया। यहां रचना में हमें क्या लिखना है? रचना में लिखेंगे d को n से तथा e को m से मिलाया। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, यानी इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, यानी AD बटा BD बराबर AE बटा C। यही हमें सिद्ध करना है। तो एक बार हम यहां लिख देते हैं, सिद्ध करना है AD बटा BD बराबर AE बटा EC भी हो सकता है, पर हम लिख रहे हैं C। यही हमें सिद्ध करना है। अब पहले लिखेंगे, यहां से ऊपर एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में लिखेंगे। तो यहां से अगर हम ऊपर देखेंगे तो त्रिभुज का नाम है ADE, तो लिखेंगे त्रिभुज ADE में। तो इस जगह पे लिख रहे हैं त्रिभुज ADE में। अब जो यहां त्रिभुज लिखे ADE में, उसी का क्षेत्रफल निकालना है, उसी का एरिया निकालना है। तो जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं उसको लिखते हैं एरिया, और एरिया को शॉर्टकट में लिखते हैं AR। तो लिखेंगे AR यानी एरिया ADE बराबर 1/2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद रखेगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। यहां से ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका भी क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 तो 1/2 लिख दिए। अब हमें जानना है यहां से ऊपर में, यानी ADE में, कि कौन आधार है और कौन ऊंचाई है। ये है आधार, और इस पे जो रेखा डाला जा रहा है उसको लंब कहते हैं। तो इस त्रिभुज में यानी ADE में AD हो गया आधार, और लंब क्या हो जाएगा? ME या EM। तो यहां लिखेंगे 1/2 गुना आधार, आधार हो गया AD गुना ऊंचाई हो जाएगा EM, ऊंचाई लिख दिए EM। तो एरिया AD यानी ADE का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 गुना AD गुना EM। इसी तरह से यहां का नीचे वाला भी क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए यही लिख देते हैं, यानी उस त्रिभुज का नाम होगा, यानी यहां वाला उस त्रिभुज का नाम होगा BCD। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में। यहां एक बार हम लिख देते हैं त्रिभुज BCD में। अब ये BCD देखेंगे आकृति है कहां? तो ये आकृति देख पा रहा होगा BCD। इसमें अभी हमें वही निकालना है, यानी एरिया BCD। तो इसका भी फॉर्मूला होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें जानेंगे कि 1/2 तो 1/2 है, आधार और ऊंचाई कौन है? तो ये इसमें क्या हो जाएगा? आधार, और इसकी ऊंचाई कुछ नहीं है। तो यहां से अगर हम त्रिभुज को देखें तो यही वाला ऊंचाई होगा, यानी इसके लिए भी ऊंचाई क्या होगा? EM होगा या ME होगा। तो चलिए लिखते हैं, इसी का क्षेत्रफल निकालना हमें। तो एरिया BCD बराबर 1/2 आधार हो जाएगा BD। तो लिखेंगे BD गुना इसका जो ऊंचाई है, यानी BCD का इसका जो ऊंचाई, इसको देखो यहां से अगर हम देख रहे हैं तो वही ऊंचाई है, यानी EM। तो जो पहले वाले त्रिभुज में ऊंचाई था, यहां भी वही ऊंचाई होगी, यानी यहां क्या हो जाएगा? EM। यहां लिख दिए EM। अब इतना बटा इतना लाना है, इसका मतलब पहले जो क्षेत्रफल निकाले उसको अभी जो क्षेत्रफल निकाले उसके साथ क्या करना है? भाग देना है, यानी बटे करना है। तो पहला वाला क्या था? ये, यानी एरिया ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुना AD गुना EM, और दूसरा जो निकला है BCD बराबर 1/2 गुना BD गुना EM। अब इसको इसके साथ क्या करना है? डिवाइड करना है। तो अगर आप लोग लिख लिए हैं तो ठीक है, और अगर नहीं लिखे हैं तो हम कुछ समझ दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए हम सवाल को भी मिटा दे रहे हैं। सिर्फ आकृति को इसलिए रहने दिए हैं ताकि आकृति को यानी देख के हम लोग सॉल्व करेंगे और आसान होगा। तो यहां से जब हम ऊपर का क्षेत्रफल निकाले थे तो उसका नाम क्या था? एरिया ADE। तो लिखेंगे एरिया ADE, इसका क्षेत्रफल निकला था 1/2 गुना
AD गुना EM आप लोग देख सकते हैं अगर पहले से लिखे थे। उसके बाद BCD का जो क्षेत्रफल निकाले थे वो था एरिया, यानी इसको इसके साथ बटे करना है, एरिया उसका नाम था BCD, तो BCD बराबर तो ये है ही है। अब यहां ये बराबर का चिन्ह हम यहां भी दे सकते हैं। अब इस पूरे के साथ बटे करना है, यानी 1/2 क्या आया था BD गुना EM। अब यहां देख पा रहे हैं 1/2 कट गया, EM कट गया, तो एरिया ADE बटा एरिया BCD का जो मान है वो क्या आया AD बटा BD। अब यहां लिखेंगे एरिया ADE बटा एरिया BCD का जो मान है वो AD बटा BD है, यानी AD बटा BD। अब इसका नाम लिख देंगे समीकरण 1। इसी तरह फिर एक बार यहां से ऊपर उधर वाला, यानी इसमें आधार माने थे AD को, इस बार आधार मानेंगे AE को, और जब आधार AE को मानेंगे तो उसमें ऊंचाई क्या होगा DN होगा, यानी ये वाला होगा। जैसे इससे पहले इधर ऊंचाई था ME, इसमें होगा DN। तो चलिए देखते हैं और एक बार लिखते हैं त्रिभुज ADE में इसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया ADE बराबर वही होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो इस बार आधार एक बार AE हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे AE गुना, यानी आधार हो गया AE और इसका जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा DN, तो यहां लिखेंगे DN। अब इसी तरह से यहां हो गया, अब यहां के नीचे एक त्रिभुज बन रहा होगा, उस त्रिभुज का नाम है CDE। तो अब लिखेंगे त्रिभुज, यानी इसमें एक बार इसमें लिए एक बार उधर वाला में लेंगे, तो उस त्रिभुज का नाम है CDE। तो लिखेंगे त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में यहां जो लिखे हैं इसी का क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया CDE बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल वही होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 हो गया। इस त्रिभुज में जो आधार होगा वो CE होगा, तो यहां लिखेंगे CE गुना, अब इसमें ऊंचाई कुछ नहीं है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं ऊंचाई क्या होगा वही DN होगा, तो यहां लिखेंगे DN। अब इस त्रिभुज को, यानी इसका जो एरिया है इस एरिया के साथ भाग देंगे, यानी ये है एरिया ADE और ये वाला है एरिया CDE बराबर, इसका मान निकला था 1/2 गुना AE गुना DN और इसका निकला है 1/2 गुना CE गुना DN। अब 1/2 यहां कैंसिल, DN कैंसिल, तो एरिया ADE बटा एरिया CDE में जो मेरा निकला वो क्या निकला, यहां लिख देते हैं एरिया ADE बटे एरिया CDE, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्या निकला इधर AE बटा CE, यहां लिखेंगे AE बटा CE और इसी का नाम लिखेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखना है, एक बार हम यहां लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 है कहां, तो ये रहा समीकरण 1 और ये रहा समीकरण 2। अब समीकरण 1 में यहां से इधर, यानी एरिया ADE बटा एरिया BCD, और समीकरण 2 का यहां से इधर एरिया ADE बटा एरिया CDE, यानी ये दोनों क्या है बराबर है, यानी बराबर का इधर वाला समीकरण 2 का बराबर का इधर और समीकरण 1 का बराबर का इधर, दोनों बराबर है। इसका मतलब समीकरण 1 का ये और समीकरण 2 का ये क्या होगा आपस में बराबर हो जाएगा, यानी समीकरण 1 और 2 को जब हम देखेंगे और तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये दोनों समीकरण 1 का AD बटा BD और समीकरण 2 का AE बटा CE आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे AD बटा BD बराबर AE बटा CE, यही प्रूफ करना है और यही है थेल्स का प्रमेय। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर और एक रेखा खींच दिया जाए जो उस भुजा के समांतर हो, तो वो एक ऐसे अनुपात में विभाजित हो जाती है जिसे हम AD बटा BD बराबर AE बटा CE कहेंगे। यही है थेल्स का प्रमेय।
ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 47 से क्वेश्चन नंबर 52 तक के बीच में ये सवाल पूछा जा सकता है और ये 5 नंबरिया क्वेश्चन होगा, यानी इसको सॉल्व करने के बाद 5 नंबर मिलेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2025-2026 एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आप लोग को वीडियो अच्छा अगर लगा तो कमेंट जरूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देखकर कुछ नई चीज़ों को सीख सकें। तो चलिए, थैंक यू।